हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये आपके 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको पूरा वॉच करें जिससे आपको जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं वो क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज अ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होती है? वैसे तो इस रिजर्व का मीन्स जो है नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जनरल तौर पर जो रखी गई है, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, केवल जनरल चीजों के लिए रखी गई है। तो वो कौन सी रिजर्व कहलाती है? जनरल रिजर्व कहलाती है। हम देखते हैं इसको। अ जनरल रिजर्व इज अ पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। ये कंपनी के प्रॉफिट्स का वो पोर्शन होता है सेट असाइड, जिसे एक साइड रख दिया जाता है, प्रॉफिट में से ही निकालकर एक साइड रख दिया जाता है फॉर अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंसेस और इमरजेंसीज। कि फ्यूचर में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास स्टेबिलिटी हो, हम उस प्रॉब्लम से लड़ सके, आर्थिक रूप से हम क्या हो, सक्सेस हो, आर्थिक रूप से हम सक्षम हो। तो बस सीधी सी बात यह है कि जनरल रिजर्व हम रखते हैं फ्यूचर में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उससे लड़ सकें, और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता इसका। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हेल्प स्ट्रेंथन द कंपनीज बैलेंस शीट। ध्यान रखना। और देखिए, जब जनरल रिजर्व पड़ी होती है तो जनरल रिजर्व क्या कर रही होती है? पूरी फर्म को सपोर्ट कर रही होती है। क्यों? क्योंकि ये भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता होती है एक तरीके से। तो अनलाइक स्पेसिफिक फंड्स, इट्स नॉट डेजिग्नेटेड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। ध्यान रखना, अगर जैसे और चीज, जैसे हम स्पेसिफिक फंड के लिए जैसे प्रोविजन निकालते हैं, इसे स्पेसिफिक फंड के लिए नहीं निकाला जाता, इसे हम केवल रख देते हैं ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर नीड्स। और ये हमारी फ्यूचर नीड्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, लाइक ग्रोथ एंड अनफोर्सीन इवेंट्स। तो बात वही है कि बार बार वही कह रहा है कि जो फ्यूचर को हमारे को क्या कर रही है, फ्यूचर को सपोर्ट कर रही है, और ऐसी कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि हमने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए निकाल रखा है, किसी भी जगह यूज आ सकती है। तो वो कौन सी रिजर्व कहलाती है? जनरल रिजर्व कहलाती है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? तो बैड डेट्स, बैड डेट्स, डेटर्स जो बैड निकल गए। कैसे निकल गए? बैड निकल गए। हमें उनसे पैसा लेना था, हमने उन्हें कुछ सेल किया था या फिर पैसा दिया था, और अब वो बंदे क्या नहीं कर रहे, हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। मतलब जनरली बिजनेस में हमने कुछ सेल ही किया होगा, चाहे सर्विस सेल की हो या फिर प्रोडक्ट सेल किया हो। जब हमने प्रोडक्ट और सर्विस सेल की होगी लेकिन सामने वाला बंदा हमारा जो पैसा देना था उसे वो पेमेंट नहीं कर रहा, या तो पार्टली नहीं कर रहा, या कुछ नहीं, या फिर वो अच्छा ना करने के रीजन क्या हो सकते हैं? वो बैड डेट्स इसलिए हो सकता है कि वो क्या हो सकता है, इंसॉल्वेंट हो सकता है, उसके इच्छा ही ना हो देने की, कई रीजन से वो क्या कर सकता है, पैसा नहीं दे सकता, और नहीं देगा तो वो हमारे लिए तो नुकसान है, तो वो हमारा बैड डेट्स कहलाता है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? बैड डेट्स रेफर टू अमाउंट ओड बाय कस्टमर्स दैट आर अनलाइकली टू बी रिकवर्ड, जिसके रिकवर होने की संभावना नहीं है। These debts are written off when a company realizes the debtor cannot pay due to insolvency or other reason। देखिए वही आ गया कि जब कंपनी को यह एहसास हो जाता है कि ये बंदा मेरा पैसा दे नहीं पाएगा, तो कंपनी उस पैसे को क्या कर देती है? राइट ऑफ कर देती है, उसे वो बैड डेट्स में मान लेती है। और ये कंपनी के जब कोई पैसा आना था और वो नहीं आया, डूब गया, तो नुकसान ही है ना कंपनी के लिए। तो देखिए, बैड डेट्स नेगेटिवली इंपैक्ट कंपनीज प्रॉफिट, ये कंपनी के प्रॉफिट पर नेगेटिवली इंपैक्ट डालता है, एंड फाइनेंशियल हेल्थ, और फाइनेंशियल हेल्थ भी बिगड़ती है इससे। कंपनीज टिपिकली अकाउंट फॉर दीज लॉसेस इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कंपनी क्या करती है? इन लॉसेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करती हैं, लिखना पड़ता है, क्योंकि ये P&L अकाउंट में आपने देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बैड डेट्स को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? तो सीधी सी बात यह है कि ये हमारा नुकसान होता है। तो बैड डेट्स मतलब द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल, वो पैसा जो रिकवरेबल नहीं है, वही क्या कहलाता है? बैड डेट्स कहलाता है। वो बंदा या तो हमारे पैसे को इंसॉल्वेंसी की वजह से नहीं दे रहा, या फिर किसी अदर रीजन की वजह से नहीं दे रहा, लेकिन हमें हमारा पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा, तो वो हमारे लिए बैड डेट्स से नुकसान है। अगला आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। प्रोविजंस और रिजर्व्स में क्या डिफरेंस होता है? तो प्रोविजंस और रिजर्व्स में क्या डिफरेंस होता है, आप अपने दिमाग में इतनी सी बात रखो। मैंने अभी आपको जनरल रिजर्व बताई थी। रिजर्व का मतलब होता है जो हमने इकट्ठा करके रख रखा है, प्रॉफिट में से निकालकर एक साइड भले ही रख रखा है, लेकिन उसके यूटिलाइजेशन का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि वो कहां यूज होगी। समझ रहे हो? वो फर्म की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको क्या करती है? इंप्रूव करती है, बढ़ाती है। फर्म को अनएक्सपेक्टेड जो नीड्स होती हैं उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, वो तो रिजर्व होती है। और इसको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकालते हैं कि इसी काम में यूज आएगी वो, जबकि जो प्रोविजंस होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक साइड रखे जाते हैं और वो वहीं यूज हो सकते हैं, स्पेसिफिक पर्पस में ही। तो अब देखिए, आप पहले प्रोविजन देख लेते हैं हम। अब प्रोविजन इज मनी सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिनके होने की पॉसिबिलिटीज हैं, और पॉसिबिलिटीज होने के साथ साथ हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं कि ऐसे नुकसान हो ही सकते हैं, और इन्हीं नुकसानों के लिए हम क्या करते हैं? पैसा निकालकर एक साइड रख देते हैं, जिससे उन नुकसानों को क्या किया जाए? कवर किया जाएगा। तो यही क्या कहलाता है? प्रोविजन कहलाता है। लाइक बैड डेट्स प्रोविजन और वारंटीज, ये सारी प्रोविजन जो निकाले जाते हैं, एंड इट्स रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी। और इस प्रोविजन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में? तो प्रोविजन एक लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। A reserve, however, is an, जबकि रिजर्व क्या है? A reserve, however, is an amount set aside for general future purposes,
निकाल के इसको भी रखा जाता है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, जनरल पर्पस के लिए निकाल के रखा जाता है। और अगर ये लाइक एक्सपेंशन, जैसे बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसके लिए रख दिया जाता है, इमरजेंसीज के लिए रख सकते हो, एंड इज रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ इक्विटी। प्रोविजन आर फॉर नोन एक्सपेंसेस, प्रोविजन नोन एक्सपेंसेस के लिए होता है, रिजर्व्स फॉर अनसर्टेन फ्यूचर नीड्स, और रिजर्व अनसर्टेन फ्यूचर नीड्स के लिए होती है, तो ध्यान रखना। अब इसको ऐसे नहीं करना, और डिफरेंस को तो आप ऐसे कर सकते हो। इस डिफरेंस को कैसे कर सकते हो, देखिए डिफरेंसेस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व डिफरेंसेस है। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कि पर्पस, तो आप पर्पस समझ गए होंगे, टू कवर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो वो प्रोविजन है। हमें पहले से पता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए जो पैसा निकाल के रखा है हमने, जैसे बैड डेट्स हो सकते हैं, हमारा पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा तो उसकी भरपाई कहीं से ना कहीं से करेंगे, तो हम पहले से प्रोविजन बना के रख लेंगे। तो टू कवर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और लॉसेस, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए निकाल के रख दिया पैसा। जबकि रिजर्व क्या होती है, टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन और फॉर द फ्यूचर नीड। ये फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है फाइनेंशियल पोजीशन को। नेचर क्या है, अ लायबिलिटी फ्यूचर कॉस्ट, ये लायबिलिटी है क्योंकि फ्यूचर में कोई कॉस्ट आएगी उसके लिए निकाल के रखा है। इक्विटी फंड सेट असाइड फॉर फ्यूचर, ये इक्विटी है एक प्रकार की लायबिलिटी। देखिए लायबिलिटी साइड दोनों, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दोनों लिख रहे हैं, लेकिन ये ओनर्स फंड है, जबकि ये कैसा है, ये लायबिलिटी है, इसको ओनर अपने लिए नहीं मान सकता ये, लेकिन ओनर का ही पैसा है, ठीक है। क्रिएशन फॉर नॉन ऑब्लिगेशन, ये हमेशा किस लिए क्रिएट की जाती है प्रोविजन, हमें पता होता है कि ऐसी प्रॉब्लम होगी जैसे बैड डेट्स वगैरह, कुछ लोग पैसा खा के भाग सकते हैं, 5% लोग हमारा पैसा खा के भाग सकते हैं, 2% लोग पैसा खा के भाग सकते हैं, तो ऐसा नुकसान हो सकता है, डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उन चीजों के लिए, नुकसानों के लिए निकाल कर जो पैसा लग रखा है वो प्रोविजन है। फॉर जनरल और फ्यूचर पर्पसेज, ठीक है, ग्रोथ वगैरह जैसे एक्सपेंशन वगैरह के लिए रख दिया। सर्टेनिटी बेस्ड ऑन प्रोबेबल फ्यूचर कॉस्ट, प्रोबेबल मतलब इनके चांसेस ज्यादा होते हैं इन प्रॉब्लम्स के, ये जो फ्यूचर में जो कॉस्ट आने वाली है वो प्रोबेबल होती है, जबकि मोर जनरल, ये बहुत जनरल है, कुछ सर्टेन नहीं है, फॉर अनसर्टेन इवेंट्स के लिए है ये। आगे देखिए, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, रिड्यूस प्रॉफिट, एक प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, प्रोविजन प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है, आपके प्रॉफिट को घटा देगा, जबकि ये प्रॉफिट को कम नहीं करेगा बल्कि दूसरी जगह जाकर सेट हो जाएगा, प्रॉफिट आपका उतना ही रहेगा एक तरीके से, डजंट अफेक्ट प्रॉफिट डायरेक्टली, ये प्रॉफिट को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, ध्यान रखना। एग्जांपल्स, बैड डेट्स प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, ये ऐसे एग्जांपल है, बैड डेट्स का प्रोविजन हो सकता है, डेप्रिसिएशन का हो सकता है, इसमें जनरल रिजर्व हो सकती है, कैपिटल रिजर्व हो सकती है। अगला प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट, रिड्यूस प्रॉफिट, क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है, जबकि डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट, ध्यान रखना, ये तो खैर हुई है। यूज ऑफ फंड्स नॉट टिपिकली इन्वेस्टेड, इस पैसे को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे पैसा आपके पास दोनों रखे हुए हैं, एक रखा है प्रोविजन का, एक जनरल रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व के को आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो किसी जगह, आपने देखा कि अच्छा इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन इस पैसे को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, प्रोविजन के पैसे को, ध्यान रखना, ये आपको रखना ही पड़ेगा। और डज नॉट सॉरी नॉट टिपिकली इन्वेस्टेड, कैन बी इन्वेस्टेड, नॉट यूज्ड इमीडिएटली, ध्यान रखना, तो ये इन्वेस्ट किया जा सकता है। आगे देखिए, बैलेंस शीट शोन एज द डिडक्शन फ्रॉम असेट्स, बैलेंस शीट में हम इसे कैसे दिखा रहे होते हैं, बैलेंस शीट में हम प्रोविजन को असेट, मतलब जो जिसका भी प्रोविजन बनाया है हमने, जैसे डेटर पर बनाया तो डेटर को कम करके दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि दिखाना पड़ेगा, जबकि ये बैलेंस शीट में कैसे देखिए, शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, और इसे लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है रिजर्व को, जबकि इसको असेट में से क्या कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, असेट डिडक्ट कर दी जाती है इस अमाउंट से। डिविडेंड यूज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिविडेंड्स, कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड्स। Creation requirement must be created even with no profit और created only when there is profit, ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट है। क्रिएशन रिक्वायरमेंट, इसको तब भी क्रिएट किया जाएगा जब प्रॉफिट नहीं हुआ है, जो प्रोविजन होगा प्रॉफिट नहीं भी होगा तब भी क्रिएट किया जाएगा, जबकि रिजर्व को क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तभी हम रिजर्व बनाएंगे। तो बहुत सिंपल से पॉइंट, आप इसमें से 4 पॉइंट या 5 पॉइंट आप कर लेना, ठीक है, जो आपको उचित लगे वही पॉइंट्स आप कर लेना जो आपको उचित लगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस आपको जो है बताना है कि आपको सही आंसर, करेक्ट आंसर जो है इसमें टिक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रायल बैलेंस इंक्लूड होता है, बैलेंस शीट इंक्लूड होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर बोथ ए बी एंड सी, तो बी तो ये रहा बैलेंस शीट और सी ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यही डी वाला ही सही है इसका। कौन सा आंसर सही है इसका, डी वाला आंसर सही है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता, स्टेटमेंट तो है वो पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन आते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डी वाला सही आंसर है। क्यों, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों दे रखे हैं, बी और सी, तो ये इस पर आप टिक करोगे, किस वाले पर, इस वाले पर, बोथ बी एंड सी। अगला आता है ट्रेडिंग अकाउंट शोज, क्या दिखाता है ट्रेडिंग अकाउंट आपको, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा उसमें देखा होगा आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे होंगे उसमें, ठीक है। ये कह रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अरे पागल हो गया है तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट आएंगे ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट आएंगे पी एंड एल में, तो ये गलत है। और ये कह रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो पी एंड एल के हैं, तो ट्रेडिंग के क्या रहेगा, केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ध्यान रखना बाकी सारे गलत है, बस ये पहला वाला सही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करता है। अगला आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान, सॉरी क्या लिखा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड कैरियर्स इनवर्ड, कैरियर्स आउटवर्ड, ऑक्ट्रॉय और फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखना, कैरियर्स इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, यू नो, ऑक्ट्रॉय ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है,
फैक्ट्री एक्सपेंस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। और कैरियर्स इनवर्ड होता तो वो भी डायरेक्ट होता, लेकिन तो ये तो आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड है तो ये इनडायरेक्ट हो गया। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा इनमें से इंक्लूड होगा, तो बस केवल यही वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, कैरियर्स आउटवर्ड ही क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी ये तीनों क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट आपने सीखा होगा, तब आपने समझा होगा इसको। आगे देखिए, आपको यहां पर चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट असर्टेनमेंट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या है, क्या इनका करेक्ट ऑर्डर होगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले आएगा, नेट प्रॉफिट पहले आएगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट पहले आएगा, क्या पहले आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट? जी नहीं, सी नंबर का सही है इसमें। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर नेट प्रॉफिट। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बना इसका, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड देन नेट प्रॉफिट, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना इसका। तो आप इसका आंसर ये लगाओगे। अगला देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितने का है क्लोजिंग स्टॉक, 50,000 का, खरीदा कितने का था, 50,000 का, और मार्केट में दिख रहा है वो 55,000 का, 55,000 का। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू माने आप, बताइए क्या वैल्यू मानोगे, ये 50,000 मानोगे या मार्केट वाली वैल्यू मानोगे? तो हम तो वही वैल्यू मानेंगे विच एवर इज लेस, ठीक है, जो भी कम होगा। तो कौन कम है इसमें, 50,000 वाला, मतलब मार्केट जो हमारा जो मेन जो वैल्यू थी, मेन जो कॉस्ट थी वही कम है, तो इसलिए हम उसी को मान लेंगे। अगर ये कम होती तो हम इसको मान, अगर यहां पर ये 45 लिख दे मान लो, तो फिर हम इसको मान लेते, समझ रहे हो ना। तो अभी तो हाल फिलहाल हम 50,000 इसका करेक्ट आंसर है। अगला आता है ट्रू फॉल्स है अगला। इसमें से हमें ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करने, मतलब ट्रू और फॉल्स पता करने हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले हम देखते हैं, सैलरी इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस का नहीं, सैलरी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का है, आपने पढ़ा होगा, सैलरी पी एंड एल में आता है ना, तो ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो ये कह रहा है सैलरी तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, अरे ये तो फॉल्स है, लीजिए इसको मैंने फॉल्स कर दिया। फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाए जाते हैं। हाँ ये बात सही है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही हम ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट आगे बनाते हैं, तो आपको पता होगा, तो ये ट्रू हो गया। अगला, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस, सही बात है, बैलेंस शीट काहे के लिए बना रहे हैं, ये ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन हमें शो करती है बैलेंस शीट, तो ध्यान रखना। अगला, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पी एंड एल में भेज जाते हैं। पगलाया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पी एंड एल में क्यों जाएंगे, वो तो ट्रेडिंग में जाएंगे, तो ये फिर फॉल्स हो गया। लिखा भी है दे गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, नेट सेल्स, जितनी भी हमने वस्तु नेट सेल की है उसमें से कॉस्ट घटा दो, उसकी जो हमने बेचा है उसकी कॉस्ट घटा दो। तो जैसे मान लीजिए हमने 1,00,100 रुपए की कोई चीज बेची है और उस बेचने वाली वस्तु की कॉस्ट 30 रुपए, तो हमारा जीपी क्या निकल आया बताइए, 70 रुपीज हमारा जीपी निकल आया। तो इस प्रकार वो कह रहा है कि क्या ये फॉर्मूला सही है, तो हाँ ये फॉर्मूला ट्रू है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। इनकम टैक्स इज स्टेटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, क्या इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस है, नहीं, इनकम टैक्स एक पर्सनल एक्सपेंस है जो पर्सनल पर्सन के ऊपर लगता है, किसके ऊपर लगता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि इनकम, ये फॉल्स हो जाएगा, क्यों फॉल्स हो जाएगा, इनकम टैक्स इज स्टेटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, तो ये फॉल्स हो जाएगा। रीजन क्या है, इनकम टैक्स इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर, ये ओनर पर लगता है, ओनर की इनकम पर लगता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, ध्यान रखना। तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप, तो हम तो अभी तो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस को पढ़ रहे थे हम ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट में। तो आगे देखिए, अगला मैचिंग्स हैं, जोड़ियां आपको मिलानी है, सही जोड़ी बतानी है आपको। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या है इसमें, तो बिल्स रिसीवेबल रिमेनिंग स्टॉक है क्या, नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स है क्या, असेट है क्या, हाँ बिल्स रिसीवेबल एक असेट है, आपको पता होगा करंट असेट है ये, तो बिल्स रिसीवेबल असेट है, ये बात सही है। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, बताइए। एडवर्टीजमेंट को ट्रेडिंग में आता है पी एंड एल, तो पी एंड एल तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, हाँ ये बात सही है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद वो कह रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या इनमें कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसमें आते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, किसमें आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, आते हैं या नहीं आते हैं। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी, क्या होती है करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो आज नहीं तो कल पे करने पड़ेंगे आपको, तो आपकी लायबिलिटी बन गई कि नहीं बन गई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसमें आते हैं, ट्रेडिंग में या पी एंड एल में, बताइए, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को रिमेनिंग स्टॉक भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रिमेनिंग स्टॉक। और उसके बाद ग्रॉस लॉस, ये ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग का है पी एंड एल का है, तो ये ट्रेडिंग का है, तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये सारी मैचिंग्स मिल गई। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए समझते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। पहले तो आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, तो लिखा है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला अकाउंट बनाकर हम फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला बनाते हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मेड, द
ट्रेडिंग अकाउंट शो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। व्हाइल द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प्स फाइंडिंग द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जरूरत पड़ती है ऑफ द बिजनेस। अ ट्रेडिंग अकाउंट अलोन कैन नॉट शो द कंप्लीट फाइनेंशियल रिजल्ट। ट्रेडिंग अकाउंट फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत तरीके से नहीं दिखा सकता, कंप्लीट नहीं दिखा सकता। सो प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नेसेसरी। इसे बनाना ही होता है। दिस अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स टू डिटरमाइन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। और ये कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। अगला इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना तो नहीं है, याद तो नहीं करना है आपको, वैसे ही आप समझ लीजिए। डेबिट साइड इंक्लूड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर पीएनएल की बात करें तो पीएनएल सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करता है? डेबिट साइड लिख लेता है। और जैसे रेंट है, सैलरी है, एडवर्टाइजिंग है, डेप्रिसिएशन है, ये सारे डेबिट साइड लिख लेता है, आपने बनाया होगा। और क्रेडिट साइड क्या लिखता है? इंक्लूड इनडायरेक्ट इनकम लाइक कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड, जो मिलना है, कमाया है, वो क्रेडिट साइड लिखता है। इनडायरेक्ट वाले ध्यान रखना। फाइनल रिजल्ट देखा जाए तो क्या निकल के आता है कि अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो आपको नेट प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कहीं एक्सपेंस अगर ज्यादा हो गए और इनकम कम हो गई तो ये नेट लॉस हुआ है आपको। कुछ चीजें बोनस लर्निंग में भी है। बोनस लर्निंग में क्या है समझिए। देखिए सबसे पहले वो आपसे यहां आप कंफ्यूज होते हो, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होते हो तब आप यहां कंफ्यूज जाते हो। वो कहता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब आप समझ नहीं पाते और आप कहते हो इसे परचेज रिटर्न मान लेते हो या कुछ भी मान लेते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न इनवर्ड को हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसे सेल्स में से माइनस करेंगे। और कहीं रिटर्न आउटवर्ड हो तो रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न कहते हैं और इसे परचेज में से माइनस करेंगे। अगर कैरियर्स इनवर्ड हो तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और कैरियर्स आउटवर्ड हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यहां कंफ्यूज होता है बच्चा और यहां कंफ्यूज होता है बच्चा, इन दोनों में। बाकी वेजेज एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग का है और सैलरी एंड वेजेज है तो वो पीएनएल का है। ध्यान रखना ये टर्म आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप इन टर्म्स को अच्छे से याद कर लेना। What is trading account? अगला क्वेश्चन क्या है? What is trading account? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है तो समझिए। A trading account is the financial statement that show the gross profit or gross loss of a business by recording direct incomes and direct expenses. ठीक है, आप ट्रेडिंग अकाउंट में इतना लिख देना, मात्र 2 मार्क्स में आएगा। तो What is profit and loss account? इसमें क्या लिखोगे आप? A profit and loss account is a financial statement। ये वो स्टेटमेंट है that show the net profit or net loss of a business by recording indirect incomes and indirect expenses। सेम इसी की तरीके से ये है। अगला आता है व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ये तो कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ओटी में भी आ जाता है, फिलअप में भी आ जाता है कि बैलेंस शीट क्या शो करती है? तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट बाय लिस्टिंग इट्स असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ध्यान रखना ये एक साइड लायबिलिटीज को लिखती है, एक साइड असेट्स को लिखती है और कैपिटल को भी इंट्रोड्यूस करती है। कैपिटल को भी मतलब लिखती है उसमें। ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। हमें इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। विदाउट एडजस्टमेंट वाला है ये। हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है। बहुत सिंपल से टर्म्स दिए हुए हैं आपको और सारे डायरेक्ट वाले, इसमें डायरेक्ट वाला एक भी टर्म नहीं है। बस हमें क्या करना है? एक साइड लिखना है सारे खर्चे और एक साइड लिखनी है इनकम। तो देख लिखते हैं हम। चलिए, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक इधर आएगा, डेबिट साइड आएगा या नहीं आएगा। फिर हमने जो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 19,000 था, हमने परचेज और कितना कर लिया? तो 50,000 का हमने परचेज कर लिया, लेकिन परचेज में से थोड़ा सा माइनस कर दिया, वापस कर आया हम थोड़ा सा। 50 का परचेज किया क्योंकि देखिए 19 का था हमारे पास, 50 का परचेज कर लिया, लेकिन हमने 5 का इसमें से क्या कर दिया? वापस कर दिया। कितने का? 6 का वापस कर दिया। लीजिए, तो जैसे ही मैंने 6 का वापस किया तो आज मेरे पास 19 का पहले से था, 44 का नया है। अब तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और बता देता हूं मैं आपको कितने डायरेक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं लगभग। तो ये हुए 20,600। तो ये लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और लिख लिए मैंने। अब मेरे पास आज की डेट में देखा जाए तो इस साइड का ये है। अब मैं इधर आऊंगा, सेल्स मेरी इस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आपको पता है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, परचेज और परचेज रिटर्न इसी साइड आएंगे। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पूरे एक्सपेंसेस तो इसी साइड आएंगे सारे, डेबिट साइड। इनकम सारी क्रेडिट साइड आएंगी। तो सेल्स से इनकम हुई होगी, कितने की इनकम हुई होगी? 64,000 की। लेकिन थोड़ा सा सेल्स रिटर्न भी है तो वो माइनस कर देंगे उसमें से, तो 61,000 की इनकम होगी, क्रेडिट साइड आएगी। और हमारे पास आज की डेट में भी इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? क्योंकि ये था ना हमारे पास गुड, तो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा है? तो 41,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो आज की डेट में देखा जाए तो मैंने 1,02,000 रुपया जो है मेरे पास इधर की अमाउंट है क्रेडिट साइड की, और जबकि मैं इस साइड की देखूंगा तो इस साइड की कितनी क्रेडिट साइड का बैलेंस है? 1,02,000, जबकि हमारे पास इस साइड का बैलेंस क्या है? 83,600। मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, 0 0, 10 में से 6 गए, 4 बचे और 4 हो गए, 12 में से 4 गए, 8 बचे, ठीक है, 9 गए, 1 बचा, 18,400 रुपया बचा। तो इस प्रकार हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल आया? 18,400 रुपया निकल आया। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, बहुत ही सटीकता से फॉर्मेट में जब हम चीजों को रखते हैं तो अपने आप आंसर निकलकर आ जाता है हमारे सामने। तो इस प्रकार हम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। अगला देखते हैं हम इसमें अगला क्या क्वेश्चन है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया। अगर इस साइड का ज्यादा नहीं आता और इस साइड का ज्यादा आता तो फिर हम इस साइड बैलेंस एडजस्ट कर रहे होते तो वो ग्रॉस लॉस आता। अगला है, अगले में क्या बोला है उसने? प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सुनील फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023।
ग्रॉस लॉस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। हाय हाय, इस सवाल में तो सबसे ज्यादा कलिश शुरू से ही फैला फिर रहा है। ग्रॉस लॉस से शुरुआत कर रहा है, बहुत बुरी स्थिति है ग्रॉस लॉस से जब शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ग्रॉस लॉस कितने का दे रखा है, इसने 2300 रुपए का लॉस दे रखा है। हम यहाँ लिख लिया करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है पूरा, और यहाँ पर डेट आ जाएगी जिससे एंडिंग डेट में बन रहा होता है, आप पूरा फॉर्मेट में करें इसको, ठीक है। सबसे पहले ग्रॉस लॉस दे रखा है, क्या ग्रॉस लॉस दे रखा है, 2300 रुपए का ग्रॉस लॉस दे रखा है। और इसे हम इस साइड क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये ग्रॉस लॉस है और हम पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस लॉस हमारे पास गिवन है और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। और इसके नीचे भी यहाँ डेट वेट डाल लिया करो आप, ठीक है, फॉर्मेट से बनाना आप पूरा। आगे देखिए ग्रॉस लॉस हमारे पास 2300 का है, अब कमीशन रिसीव हो रहा है हमें, कितने का कमीशन रिसीव हो रहा है हमें, तो 1200 रुपए का कमीशन, इनकम इसलिए क्रेडिट साइड आएगी। फिर सैलरी हमारा खर्चा है, तो खर्चा है तो डेबिट साइड आएगी, देखिए डेबिट साइड 2800 रुपए आ गए। फिर कैरियर्स आउटवर्ड भी हमारा खर्चा है, तो ये भी डेबिट साइड आएगा, देखिए। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, इनकम है क्रेडिट साइड आएगी, डिस्काउंट रिसीव हो गया। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया खर्चा है डेबिट साइड आएगा, ये देखिए एक्सपेंस होने के कारण डेबिट साइड आ गया। सन्ड्री रिसीट्स, कुछ पैसा मिला हुआ है हमें, तो वो इनकम है क्रेडिट साइड आएगी। और फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस है 150 के, तो वो भी एक्सपेंस है और डेबिट साइड आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस साइड का क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है प्लस कर लेंगे और डेबिट साइड का बैलेंस भी प्लस कर लेंगे, डेबिट साइड का जो है अमाउंट प्लस कर लेंगे, दोनों को इधर को प्लस करके इधर को प्लस करके, और दोनों को एक दूसरे में से, मतलब इनकम में से ये जो एक्सपेंस है वो माइनस कर देंगे, तो मेरे पास या तो प्रॉफिट निकल आएगा, नेट प्रॉफिट निकल आएगा, या नेट लॉस निकल आएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ये देखिए यहां पर मैंने जब प्लस किया तो इधर का आया 5850, जब मैंने इसमें से ये प्लस करके इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ करके इसमें से माइनस किया, तो मेरा 100 रुपए का बैलेंस बच रहा है, यही मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट है। जब मैंने इसमें से इनको माइनस किया तो कितना रुपया बचा, वो ये बचा 100 रुपया, तो वही मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट मेरा 100 रुपया, 100 रुपीज है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बैलेंस शीट आपको बनानी है, प्रिपेयर बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। चलिए बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट में असेट्स साइड आती है, लायबिलिटी साइड आती है। हम असेट्स और लायबिलिटी को सही जगह पर अरेंज करते हैं, बैलेंस शीट बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए आप अच्छे से जानते हो, क्रेडिटर जो है लायबिलिटी वाले होते हैं, डेटर असेट वाले होते हैं। लोन लायबिलिटी है हमारी, मशीनरी असेट है, कैश इन हैंड असेट है, कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी साइड आएगा, ये कैपिटल है, ध्यान रखना। ड्रॉइंग्स ये हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, मतलब लायबिलिटी साइड आएगा। और एक्रूड इंटरेस्ट जो हमने असेट है, आज नहीं तो कल मिलेगा, इसलिए क्रेडिट साइड मतलब असेट साइड आएगा। नेट प्रॉफिट ये हमारी कैपिटल में जाकर प्लस हो जाएगा, मतलब लायबिलिटी साइड आएगा। फर्नीचर असेट है हमारी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आज नहीं भरे तो कल भरने पड़ेंगे, तो ये हमारी लायबिलिटी है। अनअर्न्ड कमीशन, जो कमीशन कमाया ही नहीं है फिर भी ले लिया, तो ये भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है। और क्लोजिंग स्टॉक ये किस साइड आएगा, असेट साइड आएगा, क्योंकि ये हमारी असेट है। बस आप तो इन चीजों को, असेट वाली वस्तु को असेट साइड रख दीजिए, लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड रख दीजिए, आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, दोनों साइड का बैलेंस बराबर आ जाएगा। चलिए रख के देखते हैं हम। यहां पर सारी चीजें रखी गई हैं। कैपिटल हमारे पास 25,000 की थी, जिसमें से ड्राइंग माइनस कर दी, क्योंकि इतने पैसे मालिक निकाल के ले गया, तो जैसे 25,000 में से 6,000 माइनस की, तो 19,000 रुपए कैपिटल रह गई। लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट भी आ गया है ओनर को, तो आज की डेट में 19 में 4,000 मिला है, तो 23,000 रुपए मालिक के पास कैपिटल है। अब ओनर के आउटस्टैंडिंग आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे, कितने एक्सपेंसेस पड़े, 2500 के पड़े हुए, एट ओनली 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस। तो प्रत्येक एडजस्टमेंट को कितनी जगह पर एडजस्ट करना पड़ता है, तो प्रत्येक एडजस्टमेंट को हमें 2 जगह पर एडजस्ट करना पड़ता है। कितनी जगह पर, तो ओनली 1 प्लेस नहीं, ओनली 3 प्लेस भी नहीं, और 4 प्लेस भी नहीं, 2 प्लेस पर हमें एडजस्ट करना पड़ता है। कोई भी एडजस्टमेंट होता है तो हमें क्या करना पड़ता है उसको, एक तो हमें उसे ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हमने कोई एडजस्टमेंट किया है तो वो हमारी बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, या फिर पी&एल में कोई एडजस्टमेंट है तो वो बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। तो 2 जगह पर उसे 2 प्लेस पर एडजस्टमेंट किया जाता है। अगला है प्रीपेड एक्सपेंसेस इज शोन इन असेट साइड, लायबिलिटी साइड। ये तो कह रहा है दोनों साइड, अरे नहीं भैया, प्रीपेड है ना, आज नहीं तो कल हमें उसकी सर्विस मिलेगी, तो असेट है, हमारी संपत्ति है एक तरीके से, करंट असेट है, इसलिए डेबिट साइड लिखा जाएगा, वो असेट साइड लिखा जाएगा उसको। आगे ट्रू फॉल्स आते हैं, क्या आते हैं, ट्रू फॉल्स। क्या कह रहे हैं ट्रू फॉल्स, पहला देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक ने जो पैसा लगाया उस पर हम ब्याज दे रही है, फर्म क्या दे रही है, ब्याज दे रही है, तो डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, मालिक की कैपिटल में जाके ऐड होगा, ना कि डिडक्ट, कुछ भी बोलता है। एक्रूड इनकम इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और तो ये तो पहले वाले को हम देख लेते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स बता रहे हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, नहीं ऐड होता है, तो ये फॉल्स हो गया। एक्रूड इनकम इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, एक्रूड इनकम क्या बिजनेस की लायबिलिटी, नहीं, बिजनेस की असेट है ये, आज नहीं तो कल वो पैसा मिलेगा बिजनेस को। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एडेड टू द कैपिटल, ये लेस होगा, तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ठीक है, तो ये तीनों ही फॉल्स हैं। ओके, अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज लॉस ऑफ द प्रोप्राइटर, हाँ लॉस तो है प्रोप्राइटर का, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो लगेगा तो प्रोप्राइटर का तो लॉस हो जाएगा उसमें, तो ये ट्रू है। और अनअर्न्ड इनकम जो कमाई भी नहीं है फिर भी ले ली, इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो हाँ ये लायबिलिटी, ये भी ट्रू है। तो ये 2 ट्रू है, बाकी ये 3 फॉल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैचिंग्स फिर से मिलानी है हमें। वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पर्सनल इनकम है, अगर ओनर को इंटरेस्ट मिला है कैपिटल पर तो ओनर की पर्सनल इनकम हुई है।
सब्सट्रैक्टेड रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसी एक्सपेंस में से माइनस कर दिया जाता है। क्या माइनस कर दिया जाता है? जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है। ध्यान रखना, जैसे हमारा एक्सपेंस 1 लाख का दिख रहा है, 30,000 का प्रीपेड है, तो हम 30,000 माइनस करके 70,000 ही तो लिखेंगे उसमें, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तो ध्यान रखना, तो माइनस कर दिया जाता है उसको। तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए रिमेनिंग स्टॉक कह सकते हो आप। और बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है? तो बैड डेट्स रिकवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, पता है ना। पोर एडजस्टमेंट क्या होता है? ये किसी भी क्वेश्चन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, एडजस्टमेंट। अगला देखिए, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? एज यू नो इट वेरी वेल, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो पहले ही पे कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? पहले ही पे कर दिए, सर्विस लेना बाकी अभी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर पेमेंट्स मेड इन एडवांस फॉर सर्विस और बेनिफिट्स दैट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर। मतलब वो सर्विसेज जिन्हें हम फ्यूचर में लेंगे पर पेमेंट हमने अभी कर दिया। तो दीज आर कंसिडर्ड असेट बिकॉज दे प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इन्हें हम किस साइड लिखते हैं? असेट साइड लिखते हैं। इफ अ कंपनी पेज रेंट फॉर 6 मंथ इन एडवांस, 6 महीने का रेंट उसी साल भर दिया, ले भैया तू पकड़, ठीक है। द अमाउंट फॉर द अनयूज्ड मंथ इज ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आगे देखिए, बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा प्रीपेड जो रेंट था वो बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया था आपने। और आउटस्टैंडिंग हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, या आप लायबिलिटी साइड दिखाओगे, या आपने पेमेंट किया ही नहीं है और सर्विस ले ली है या फिर प्रोडक्ट ले लिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर, तो ये एक्सपेंसेस हैं, आपने कोई सर्विस ले ली एक तरीके से और उस पर आपने पेमेंट किया ही नहीं है। कोई खर्चा हो गया था, कोई रिपेयरिंग आ गई थी, आपने पे नहीं किया, कोई सैलरी पे नहीं की, तो ये सारी चीजें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। आपने 12 महीने के भीतर पे करना चाहिए आपको ये पेमेंट, लेकिन आपने नहीं किया तो वो आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। नेक्स्ट ईयर तो आउटस्टैंडिंग ही रहेगा। दीज आर कंसिडर्ड लायबिलिटी बिकॉज द बिजनेस स्टिल ओज द अमाउंट। और ये लायबिलिटी है, अगले साल बिजनेस इसको पे करेगा नहीं करेगा पता नहीं है, पर ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। If a business has not paid salaries for the December by the year end, कि 12 महीने जो दिसंबर की सैलरी है वो नहीं दी और इधर जनवरी लग गई, नई साल लग गई, तो ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया ना। करंट साल की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें तो इसे आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे और हमारी लायबिलिटी साइड हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। इट इज रिकॉर्डेड एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनअर्न्ड इनकम क्या है? तो ये वो इनकम है जो हमने अनअर्न्ड है, कमाई नहीं है, फिर भी मिल गई है, तो ये लायबिलिटी हुई कि नहीं हो गई? क्या आपने किसी को सर्विस दी नहीं है और पैसा मिल गया आपको? तो देखिए, अनअर्न्ड इनकम आल्सो कॉल्ड एडवांस इनकम इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। आपने ना तो गुड्स दिया ना सर्विस दी और पैसा पहले ले लिया। इट इज कंसिडर्ड द लायबिलिटी अंटिल द सर्विस डिलीवर्ड और द प्रोडक्ट इज सप्लाइड। जब तक प्रोडक्ट सप्लाई नहीं किया है, सर्विस नहीं दी, तब तक वो क्या कहलाएगी? आपकी अनअर्न्ड इनकम ही कहलाएगी। और इसे आप बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे? इफ अ बिजनेस रिसीव्स रेंट इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट 6 months, it is unearned income and is recorded on the liability side of the balance sheet. Okay, अगला क्वेश्चन है, ये एडजस्टमेंट वाला है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों बनाने हैं इसमें, ठीक है। ट्रेडिंग के टर्म ट्रेडिंग में भेजना है, और मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में भेजना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और पीएनएल में भेजना है। डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में भेजना है और इनडायरेक्ट इनकम पीएनएल में भेजना है। तो ध्यान रखना, हम देखते हैं इसमें ये एडजस्टमेंट है, दो आउटस्टैंडिंग रेंट है और प्रीपेड सैलरी है, तो ये दोनों पीएनएल के ही है, तो हम दोनों को पीएनएल में एडजस्ट कर देंगे। चलिए, हम पहले कंफर्म कर लेते हैं कौन सी चीज कहां जाएगी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की आपको पता है, परचेज ट्रेडिंग की है, वेजेस ट्रेडिंग की है, सेल्स ट्रेडिंग की है और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड ये ट्रेडिंग का नहीं है, पीएनएल का है। सैलरी पीएनएल की है, रेंट पीएनएल का है, इंटरेस्ट रिसीव पीएनएल का है, और ये दोनों भी पीएनएल के ही हैं। अब आपको एक चीज समझनी होगी कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आपको पता है डेबिट साइड आ जाएगा, परचेज डेबिट साइड आ जाएगी, वेजेस डेबिट साइड आ जाएगी, खर्चा है ना, ये खर्चा है, ये खर्चे तो डेबिट साइड आ जाएगी, सेल्स क्रेडिट साइड आ जाएगी, इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है। बचा कुछ स्टॉक है, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव है, ये तो पीएनएल में इनकम साइड है, क्रेडिट साइड आएगा। सैलरी दी हुई है, एक्सपेंस साइड आएगा, मतलब डेबिट साइड आएगा। रेंट खर्चा है, डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, क्रेडिट साइड आएगी, इनकम है। एडजस्टमेंट ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, आज नहीं भरा तो कल भरना पड़ेगा, तो रेंट में ये वाला पैसा जाकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कितना पैसा ऐड हो जाएगा? ये पैसा ऐड हो जाएगा, 200 रुपया ऐड हो जाएगा 300 में, ध्यान रखना। और प्रीपेड सैलरी जो हमने पहले ही दे दी, क्यों दी पहले ही? इस साल का तो तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है, तो ये प्रीपेड सैलरी आपकी लेस हो जाएगी सैलरी में से। कहां है सैलरी? तो सैलरी ये रही, और इस सैलरी में से हम इस पैसे को लेस कर देंगे। चलिए देखते हैं ऐसे किया है ये क्वेश्चन, और एक से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा और एक से हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। चलिए देखते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज लिख दी, वेजेज लिख दिया, और इधर सेल्स इतने की थी और क्लोजिंग स्टॉक इतने का था, हमने जोड़ा इधर का, तो ये हमारा 1.5 लाख रुपए हमने इनकम साइड का है, जबकि एक्सपेंस साइड का हमारा कितना आ रहा है? ये आ रहा है। ये कितना हो रहा है? 30,000
और 50,500 का हमारा खर्चा हो रहा है। तो 1.5 लाख में से 50,500 घटाए तो हमारे पास क्या बचे 99,500 रुपीज का हमारा जीपी बच गया, क्योंकि इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो इसलिए हमने प्रॉफिट निकाल लिया। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि हमें ट्रेडिंग से पीएनएल भी बनाना है हाल फिलहाल, तो हमने इसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी वहां से ट्रांसफर करके यहाँ ले आए। अब इसमें से हम और जो इनकम हुई है उन इनकम को क्रेडिट साइड लिख देंगे और एक्सपेंस को डेबिट साइड लिख देंगे। तो और क्या इनकम हुई है, एक इंटरेस्ट रिसीव हुआ 1,000 रुपए का, तो आज की डेट में देखा जाए तो इन्होंने ये पैसा कमाया है, 1,05,000 कमाया है, क्या किया तो ये रहा खर्चा 200 ये किए हैं। चूंकि सैलरी दी थी पर सैलरी में प्रीपेड भी है 200, तो माइनस कर दी तो सैलरी केवल 300 की दी है। रेंट 300 भरा है, कुछ रह गया देने को तो आउटस्टैंडिंग है, तो 500 का रेंट है, तो 300 500 800 और 800 200 1000। तो इस प्रकार हम इसमें से इस रुपए को माइनस करेंगे, हमारे पास था 1,05,000 रुपया। जैसे हम 1,05,000 रुपए में से इस रुपए को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 99,500, क्योंकि 1000 माइनस करना है ना हमें, जैसे 1000 यहाँ ऐड किए थे तब ये उतना होगा, तो 1000 हमें माइनस करना है, तो हमारे पास रुपया वही निकल आया एक तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनकर तैयार हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, और अब आप जो है आगे की वीडियो बिजनेस स्टडी की देख लीजिए, मैं उस वीडियो को भी अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।